नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, चुनावी बिगुल 2019 आम चुनाव का बच चुका है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, ये चुनाव का बिगुल बच चुका है, जो आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता लग गई है, क्या कहना है आपका और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सभी राजनीतिक दलों को बेसब्री से इसका इंतजार था कि कब चुनाव आचार संहिता का ऐलान होगा और आज से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो अब आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, यानी अब आपको चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो आप नप जाएंगे। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है कि अब सावधान हो जाना है और तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि अब समय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, कौन किस सीट पर लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा, ये भी तय नहीं हुआ है और इस बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तो बड़ी खबर है और सबसे खास बात यह है कि इस बार चुनाव में 90 करोड़ वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, यानी 90 करोड़ मतदाता हैं जो इस बार वोट देंगे। ईवीएम के जरिए चुनाव हो रहा है और इसमें सबसे खास बात यह है आशुतोष कि 1.5 करोड़ नौजवान हैं जिनकी उम्र 19 से 20 साल है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये नौजवान इस चुनाव नतीजे को बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नौजवान जो वोटर्स बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक वोट भी बन सकते हैं 2019 के आम चुनाव में। देखिए, 2019 के आम चुनाव में इनकी काफ़ी अहम भूमिका होगी, क्योंकि 2014 के चुनाव में भी यूथ का योगदान बहुत अहम था और यूथ ने मोदी के पक्ष में माहौल बनाया था, हवा बनाया था। और इस बार भी यूथ वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा है और यूथ ही ये डिसाइड करेगा कि कौन पीएम होगा और किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एक यूथ केवल अपना ही वोट नहीं देता है बल्कि पूरे घर के वोट को प्रभावित करता है। क्योंकि घर का जो नौजवान होता है बच्चा, उसके लिए ही पूरा परिवार चिंतित रहता है। तो जिस तरफ अपने यूथ का, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा दिखता है, उसी तरह पूरा परिवार चला जाता है अपना लाभ घाटा सोच छोड़कर। तो यूथ बहुत प्रभावित करता है और सबसे बात ये है कि इस बार चुनाव निष्पक्ष हो, कोई धांधली की शिकायत ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। और हमने अभी सुना मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त अभी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल ही रहा है और उन्होंने साफ कहा है कि ईवीएम पर कैंडिडेट्स की तस्वीर होगी, यानी केवल नाम ही नहीं होगा, आप तस्वीर भी देख सकेंगे कि आपका चहेता कैंडिडेट है या नहीं है। तो ये पहली बार हो रहा है कि जब नाम के साथ कैंडिडेट की तस्वीर भी होगी। और सबसे खास बात यह है कि 10 बजे के बाद, 10 बजे रात के बाद सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मतदान होने के 48 घंटे पहले लाउड स्पीकर पर रोक लग जाएगी। तो बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा की तैयारी की गई है और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी की गई है। जहां भी संवेदनशील बूथ हैं वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। जो वीकर सेक्शन के वोटर हैं उनको कोई डराए नहीं, धमकाए नहीं, बूथ तक जाने से रोके नहीं, इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हर बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर आपने देखा ही कि विशेष पेट्रोलिंग दस्ता रहेगा ताकि लोगों का भरोसा बढ़े प्रशासन पर, शासन पर और निडर होकर वो अपना वोट का इस्तेमाल करने बूथ तक जा सके। एक और सवाल है कि इस बार बताया गया कि हर बूथ पर वीवीपैट जो है उसके द्वारा पर्ची निकाली जाएगी, मतलब हर बूथ पे पर्ची सिस्टम होगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ये चाहती है कि जो भी चुनाव परिणाम आए उस पर कोई प्रश्न चिन्ह आगे कोई भी राजनीतिक दल ना निकल पाए। होता क्या है कि पर्ची को लेकर ही बड़ा खेल होता है। वो हर पार्टी के पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, वही पर्ची निकालते हैं और उसी पर्ची के आधार पर आपको वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो उस पर्ची में बहुत धांधली की शिकायत आती रहती थी, इसलिए ये हर मतदान केंद्र पर इसकी व्यवस्था की गई है और मुझे लगता है कि इससे निष्पक्ष चुनाव कराने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और वैसे भी अब पहले वाला जमाना रहा नहीं जब लाठी और डंडे के जोर पर आप बूथ कब्जा कर लेंगे, किसी को वोट तक, मतदान केंद्र तक जाने से रोक लेंगे। अब तो किसी को आप रोक नहीं सकते, सब अपने अधिकार को लेकर सजग हैं। कोई भी किसी भी जाति समुदाय का आदमी है उसे आप जबरन रोक नहीं सकते वोट देने से, और मतदान केंद्र पर पहुंच गया तो उसको वोट देने से रोक भी नहीं सकते। तो ये परिस्थिति बदल गई है। फिर भी चुनाव आयोग काफ़ी सतर्क है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो, कोई आरोप न लगे। तो आपने देखा कि कितना सख्त रवैया है
मुख्य चुनाव आयुक्त का। एक आखिरी सवाल है, जैसे आपने ही बताया कि ईवीएम के बारे में बताया कि ईवीएम पर तस्वीर होगी, वीवीपैट होगा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक तरीके से जो राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल खासकर जो सवाल उठाते थे ईवीएम का, उसको भी एक तरीके से खारिज करने की भविष्य में कोशिश की है। देखिए, निश्चित रूप से ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जहां किसी पार्टी को जीत मिल जाती है वो ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाता है, जहां वो हार जाता है ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम पर लगाए गए सारे आरोपों को दरकिनार कर दिया था, खारिज कर दिया था, और बगैर ईवीएम के आज की तारीख में बैलेट पेपर पर बैलेट बॉक्स के जरिए वोट कराना और गिनती कराना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन तब है कि टोटलाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए। पहले मांग उठी थी कि एक टोटलाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी किस बूथ पर किस पार्टी को कितना वोट मिला ये पता नहीं चलना चाहिए। कई मतदान केंद्रों के ईवीएम को एक साथ काउंट किया जाए उसके वोट को, ताकि ये नहीं पता चले कैंडिडेट को कि उसे किस बूथ पर कितना वोट मिला, क्योंकि इससे क्या होता है कि मानकर चलता है कि इस बूथ पर मेरा वोट नहीं मिला तो मेरे लोग नहीं हैं, तो वो निष्पक्षता नहीं रह पाती है। वो मानकर चलता है कि ये गांव के लोग मेरे नहीं हैं, इस बूथ के लोग मेरे नहीं हैं, तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि किस गांव के कितने लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया। तो इसके लिए टोटलाइजर का कंसेप्ट आया है कि आप पूरे इलाके का, पूरे कंस्टिट्यूएंसी के ईवीएम को टैग करके जोड़ के आपस में और टोटलाइजर के जरिए गिनती करिए, ताकि पता ही नहीं चले कि किस बूथ पर किस पार्टी के किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। ये जरूरी है, लेकिन ये तो मसला अभी हल हुआ नहीं है, इसको अभी लागू किया नहीं गया है, लेकिन मानकर चलिए भविष्य में मांग बढ़ेगी, मांग उठेगी तो लागू भी होगा। तो कमोवेश इस बार जो जितने भी शंका थी, राजनीतिक शंका, उसको दूर करके निष्पक्ष चुनाव की ओर चुनाव आयोग आगे बढ़ रही है, ये कहा जा सकता है। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव आयोग अब काफी मजबूत हो गया है और उस पर आरोप लगाना बहुत आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, सबकी नजर होगी कि हम इतना चर्चा कर चुके हैं लेकिन अभी तक बताया नहीं कि पहली अधिसूचना जो जारी हुई है वो कब होगी, पहला चुनाव कब होगा। तो अधिसूचना तो जारी हो चुकी है और इसका तारीख का ऐलान भी होने वाला है। मैं आपको थोड़ी देर में, नीचे आप पढ़िएगा, फ्लैश में चल रहा है, हम चलाएंगे कि तारीख का क्या ऐलान हुआ है, कितने चरण में ये चुनाव होगा, कब कब होगा और सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने कि हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको विस्तार से बताया कि क्या क्या चुनाव आयोग किन किन बातों का ध्यान रखिए इस चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है और जल्द ही चुनाव आयोग बस कुछ ही देर में चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर सकती है। जैसे ही हमारे पास चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है, कितने चरणों में चुनाव होंगे, ये सारी बात लेकर के हम सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।